आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर बात कर रहे हैं जिसका सफर काफी अनोखा रहा है। तकनीक, सरकारी काम और फिर निर्वासन। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा सफर जो पहले सरकार के लिए काम करने से शुरू हुआ और अब शायद, जैसा आपने कहा, जनता के लिए ज्यादा है। और ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है ना? ये उस बड़े बदलाव की भी है जो अमेरिकी जासूसी में आया। सही कहा। कैसे 9/11 के बाद फोकस कुछ लोगों से हटकर मतलब पूरी आबादी की निगरानी पर चला गया और कैसे एक युवा टेक्नोलॉजिस्ट इसके बीच में आ गया। हाँ, और कमाल की बात ये कि उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री भी नहीं थी शुरू में, बस तकनीक का जुनून था। बिल्कुल। तो चलिए एकदम शुरू से देखते हैं, बचपन से। कहते हैं बचपन में उन्होंने कुछ घड़ियों के साथ छेड़छाड़ की थी। हाँ, मजेदार किस्सा है। सिर्फ 6 साल के थे और घर की घड़ियों को आगे बढ़ा दिया ताकि सोने का समय जल्दी आ जाए। ये था तकनीक से पहला इंटरेक्शन। अच्छा, और फिर वो कमोडोर 64 कंप्यूटर आया। हाँ जी, गेम्स तो थे ही, चॉपलिफ्टर जैसे, पर उससे ज्यादा शायद वो जिज्ञासा थी कि ये मशीन काम कैसे करती है। एक तरह से हाँ, यहाँ तक कि छिपकर अपने पिता को कंप्यूटर यूज करते देखते थे। एक तरह की जासूसी तो वहीं से शुरू हो गई थी। और फिर वो निंटेंडो वाला किस्सा, पिता से कुछ सीखा। हाँ, वो बहुत अहम था। पिता ने कहा, सिर्फ खेलो मत, समझो इसे, ठीक करो, मतलब आत्मनिर्भर बनो। ये छोटी बातें बाद में बहुत काम आई। फिर प्रोग्रामिंग से परिचय हुआ किसी लैब में। हाँ, कोस्ट गार्ड बेस की एक लैब में बेसिक में कोड लिखना, कंप्यूटर से अपना नाम पूछवाना, वो एहसास कि आप मशीन को निर्देश दे सकते हैं, वो बहुत पावरफुल होता है। और फिर घर पे इंटरनेट आया, कॉम्पैक्ट प्रेसारियो 425 के साथ। वो डायल अप का दौर, क्या आवाज होती थी कनेक्शन जुड़ने की, खड़ खड़, जैसे कोई रोबोट बात कर रहा हो, जादू जैसा लगता था। आज सोचना भी मुश्किल है, वो वेब 1.0 का इंटरनेट कितना अलग था, है ना? बहुत अलग, ज्यादा क्रिएटिव, पर्सनल। लोग ज्ञान बांटने आते थे, पैसा कमाने नहीं। और हाँ, गुमनामी, स्यूडोनिमिटी। ये बहुत बड़ी बात। आप कुछ भी बन सकते थे बीबीएस पर या गेम्स में, जैसे उल्टिमा ऑनलाइन में। हाँ। अलग अलग पहचान, ऑल्ट्स। बिल्कुल, अपनी पहचान एक्सप्लोर करने का, बिना किसी डर के विचार रखने का मौका था। आज के सोशल मीडिया से एकदम उलट, जहां सब कुछ परमानेंट है। तो ये जो सिस्टम को समझने की बात है, ये सिर्फ कंप्यूटर तक नहीं थी। नहीं नहीं, हैकिंग सिर्फ कोड क्रैक करना नहीं है, ये किसी भी सिस्टम के रूल्स को उसके बनाने वालों से बेहतर समझना है। जैसे स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम को समझना। अच्छा, होमवर्क से बचने के लिए। हाँ, मतलब ये देखना कि पास होने के लिए कम से कम कितना करना पड़ेगा, ये भी तो सिस्टम को समझना ही हुआ ना। इसी सोच का नतीजा था वो लॉस अलामोस वाला वाकया, नेशनल लैब की वेबसाइट। हाँ बिल्कुल, उन्होंने वहां एक खुली डायरेक्टरी, एक सिक्योरिटी की कमी ढूंढ ली और फिर ईमेल करके, फोन करके लैब को बताया। हिम्मत की बात है, एक टीनेजर का इतनी बड़ी लैब को बताना। डर नहीं लगा? लगा होगा जरूर, खासकर जब लैब से उनकी मां को फोन आया। पर हुआ उल्टा। आईटी वाले ने थैंक यू बोला और कहा कि 18 के हो जाओ तो नौकरी के लिए अप्लाई करना। कमाल है, उस वक्त शायद ऐसे हैकिंग को अलग नजर से देखा जाता था। हाँ, अगर इरादा नेक हो तो एक मददगार के तौर पर। लेकिन इसी समय पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ चल रहा था। हाँ, पेरेंट्स का तलाक, फिर वो बीमारी, मोनोन्यूक्लियोसिस। बहुत सीरियस बीमारी थी। महीनों स्कूल छूटा, हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं मिला, जीईडी लेना पड़ा। ये सब कहीं ना कहीं पहचान को लेकर कंफ्यूजन पैदा करता है। शायद इसीलिए उन्हें अपनी कहानी लिखने में भी मुश्किल होती है। और इसी दौरान फ्रीलांस वेब डिजाइन का काम शुरू किया, वो भी फोर्ट मीड के पास, एनएसए हेडक्वार्टर के पास। हाँ, ये किस्मत का खेल देखिए। अनजाने में ही सही, जिस सिस्टम पर वो बाद में सवाल उठाएंगे, उसी के इतने करीब वो अपनी तकनीकी बुनियाद रख रहे थे। और फिर आया 9/11। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। वो खुद फोर्ट मीडे से निकल रहे कर्मचारियों की भीड़ में फंस गए थे। देश का पूरा मूड बदल गया, हम बनाम वो। उन्होंने माना भी है कि उस वक्त बिना सोचे समझे युद्ध का समर्थन किया था। हाँ, और उसी जज्बे में देश सेवा की इच्छा जागी। डिग्री थी नहीं तो सेना एक रास्ता दिखा, स्पेशल फोर्सेस का 18X प्रोग्राम। उनका इरादा शायद इंटेलिजेंस में जाने का था। हाँ, इसे वो एक सीडी की तरह देख रहे थे, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में जाने के लिए। फोर्ट बेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग। कैसा रहा वो अनुभव? सुना है स्नोफ्लेक निकनेम मिला था। हाँ, स्नोफ्लेक। ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। उसका मकसद ही होता है आपको इंडिविजुअल से एक यूनिट का हिस्सा बनाना, तोड़कर फिर जोड़ना, हम बनाने के। लेकिन ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, चोट लग गई थी। हाँ, लैंड नेविगेशन अभ्यास के दौरान शायद एक पेड़ से कूदते वक्त सांप से बचने के चक्कर में दोनों पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए। ओहो। और दर्द के बावजूद अभ्यास पूरा किया। करना पड़ा। सेना में चोट को अक्सर कमजोरी या बहाना माना जाता है। और फिर अगली सुबह बैरक में बिस्तर से उतरते ही पैर जवाब दे गए, गिर पड़े।
ड्रिल सार्जेंट पहले तो चीखा, पर फिर जब चोट की गंभीरता समझी तो सिक कॉल भेजा। तो सेना का करियर वहीं खत्म हो गया। हाँ, एक तरह से शुरू होने से पहले ही खत्म। ये अनुभव छोटा जरूर था, पर शायद बहुत गहरा असर छोड़ गया होगा। पहली बार किसी इतने बड़े ताकतवर सिस्टम को अंदर से देखा। बिल्कुल, व्यक्ति पर उस सिस्टम का क्या असर होता है ये करीब से महसूस किया, और शायद अनजाने में ही ये अनुभव उनके भविष्य के फैसलों की एक अहम कड़ी बना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज की चर्चा इस पर है कि कैसे हमारे विचार और मान्यताएं समय के साथ बदलते हैं, खासकर अनुभव और जानकारी से। हाँ बिल्कुल। हम ये देख रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी या फिर सरकारी सिस्टम के अंदर काम करने का अनुभव दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सफर है, आप कह सकते हैं। कैसे वो शुरुआती उम्मीदें खासकर इंटरनेट को लेकर जो थी, हाँ, वो बाद में सिस्टम की सच्चाइयों से टकराती हैं, और फिर जब आप खुद किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, हाँ। अपनी ही सोच पर सवाल उठाने लगते हैं। अगर हम बिल्कुल शुरुआत की बात करें तो जवानी में हम अक्सर ऑनलाइन दुनिया को लेकर बड़े कह सकते हैं आशावादी होते हैं। एक तरह का आदर्शवाद। हाँ, कि भाई इंटरनेट सबको बराबर का मौका देगा। वो जॉन पेरी बार्लो वाली बात थी ना, साइबर स्पेस की स्वतंत्रता की घोषणा। हाँ, कि एक ऐसी जगह जहां बस आपकी काबिलियत मायने रखती है, कोई रोक टोक नहीं। बिल्कुल, अपने विचार रखो आजादी से समझते हैं। सिस्टम्स मतलब कंप्यूटर वाले। कंप्यूटर भी, समाज भी, सरकार भी, ये सब कई हिस्सों से मिलकर बनते हैं जो एक साथ काम करते हैं। यहीं पर वो फर्क आता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम इंजीनियर वाला। अच्छा। एडमिन जो है वो मौजूदा सिस्टम को चलाता रहता है, पर इंजीनियर जो है वो दिक्कतों को देखकर उन्हें सुलझाने के लिए नए सिस्टम डिजाइन करता है। जैसे गाड़ी चलाना और शहर का ट्रैफिक सिस्टम डिजाइन करना, है ना? हाँ बिल्कुल भाई। एक यूजर है, एक मैकेनिक है, और एक वो है जो पूरा ढांचा बना रहा है। और यही सिस्टम वाली समझ सरकारी कामकाज पर भी लागू होती है, जो अब बदल रहा है। हाँ, वो पुरानी पक्की सरकारी नौकरी वाली बात अब कम हो रही है। अब होमो कॉन्ट्रैक्टर्स का जमाना है, मतलब ठेके पर काम करने वाले लोग। और ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ज्यादा दिख रहा है, खुफिया एजेंसियों में। हाँ, वहाँ खास तौर पर। इसकी एक बड़ी वजह है कि सरकार पर कर्मचारियों की संख्या सीमित रखने का दबाव होता है, वो हायरिंग कैप्स। अच्छा, तो ठेकेदार उस गिनती में नहीं आते? नहीं, उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं गिना जाता। तो इससे एक ऐसा माहौल बन गया है जहां प्राइवेट कंपनियां सरकारी पैसे पर फलती फूलती हैं। और फिर वही अधिकारी रिटायर होके उन्हीं कंपनियों में चले जाते होंगे, अक्सर ऊंचे पदों पर। तो इससे पारदर्शिता पर सवाल तो उठता ही है। फिर वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जाल होता है। एक बड़ी कंपनी काम लेती है, फिर छोटी को देती है, फिर वो किसी व्यक्ति को। काफी जटिल है। हाँ। अच्छा, और जब कोई सीआईए जैसी एजेंसी में जाता है तो शुरुआत कैसे होती है? वो इंडोक क्या था? हाँ, इंडोक्ट्रिनेशन। मतलब एक तरह से आपको सिस्टम में ढालना। आपको ये एहसास कराया जाता है कि आप बहुत खास हैं, आपको देश के राज सौंपे जा रहे हैं। और नियम तोड़ने के अंजाम भी बताए जाते होंगे, विसल ब्लोइंग जैसे। बिल्कुल, डराने वाले उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई कई बार बहुत अलग होती है। जैसे 9/11 के बाद एजेंसी में मायूसी का माहौल था, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अपनी खींचतान, वो नौकरशाही। अच्छा, और इसमें सिस्टम एडमिन का क्या रोल था, खासकर रात की शिफ्ट में? अरे वो बड़ा दिलचस्प है। रात की शिफ्ट में सिस्टम एडमिन के पास लगभग हर चीज का एक्सेस होता है। सच में? हाँ, और कुछ पुराने कर्मचारी होते थे, जैसे वो फ्रैंक का जिक्र है, शायद नई टेक्नोलॉजी में उतने माहिर नहीं, पर पुरानी जरूरी चीजें जैसे टेप बैकअप लेना वो जानते थे। तो उनकी पहुंच बहुत ज्यादा थी। वो चाहें तो एजेंसी के अंदरूनी नेटवर्क पर कुछ भी खंगाल सकते थे, मजाक में एलियंस के बारे में ढूंढना हो या 9/11 की फाइल्स। बाप रे। अच्छा, फिर विदेश जाने की इच्छा हुई, सरकारी नौकरी गौवी में आए, और वो ट्रेनिंग सेंटर द हिल। हाँ, वारंटन ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ टीसो यानी टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। टीसो क्या करता है? दूतावासों के लिए सब कुछ, कोड क्लर्क का काम, कंप्यूटर ठीक करना, नेटवर्क संभालना, यहाँ तक कि बिजली का काम भी। मल्टीटास्कर बना देते हैं। ट्रेनिंग तो काफी सख्त लगती है। वो ऑफ साइट पैकेज या वैन ईज फ्रीकिंग जैसी चीजें। हाँ, वैन ईज फ्रीकिंग मतलब दूर से ही किसी कंप्यूटर मॉनिटर से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को पकड़कर स्क्रीन पर क्या दिख रहा है उसका अंदाजा लगाना। काफी एडवांस ट्रेनिंग थी, और क्लास के साथियों के निकनेम भी मजेदार थे, जैसे द काउंट। फिर जिनेवा पोस्टिंग मिली, जो शायद पहली पसंद नहीं थी। नहीं, लेकिन वहां इंटेलिजेंस का काम कैसे बदल रहा है वो देखने को मिला। कैसे मतलब?
मतलब अब सिर्फ इंसानों से जानकारी ह्यूमन लेना काफी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी सिगिंट के साथ उसे मिलाना पड़ता था। और वहीं ब्लोबैक का कॉन्सेप्ट भी सामने आया। ब्लोबैक यानी अपनी ही नीतियों के उल्टे नतीजे। हाँ, अनअपेक्षित नकारात्मक परिणाम और गुमनाम रहने के लिए टॉर जैसे टूल का इस्तेमाल करना ऑनलाइन रिसर्च के लिए। वहीं एक सऊदी बैंकर को जासूस बनाने की कोशिश नाकाम रही, जिससे पता चला कि इंसानी जासूसी कितनी मुश्किल और अनिश्चित हो सकती है। फिर एनएसए गए, वो तो और ज्यादा तकनीकी जगह होगी। हाँ, तकनीकी तौर पर बहुत एडवांस्ड, लेकिन हैरानी की बात थी कि वहां भी सुरक्षा में लापरवाही दिखती थी। अच्छा। हाँ, वहां ईपीएस शेल्टर जैसा एक बड़ा बैकअप सिस्टम बनाने का काम मिला, लेकिन असल मोड़ तब आया जब चीन पर एक कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी। क्या हुआ तब? उस तैयारी में चीन अपने नागरिकों पर कैसे नजर रखता है, इस पर पढ़ते हुए पहली बार ये ख्याल आया कि अपनी सरकार भी तो ऐसा कर सकती है। वो व्यापक निगरानी, मास सर्वेलेंस का डर। और ये डर सच साबित हुआ जब वो प्रेसिडेंट सर्वाइलेंस प्रोग्राम पीएसपी और स्टेला विंड की रिपोर्ट मिली। हाँ, वो क्लासिफाइड इंटरनल रिपोर्ट एक बड़ा झटका था। उससे पता चला कि कैसे 9/11 के बाद सरकार ने कानूनी दांव पेंच का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर अमेरिकी नागरिकों का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कानूनी दांव पेच मतलब? जैसे एक्वायर हासिल करना और ऑब्टेन प्राप्त करना, शब्दों की परिभाषा बदल दी। कहा गया कि डेटा इकट्ठा करना तब तक एक्विजिशन नहीं है जब तक कोई इंसान उसे देख न ले। मतलब सारा डेटा जमा करते रहो, बस देखो मत। अरे। और ये भी समझा कि मेटा डेटा कितना जरूरी है। मेटा डेटा मतलब बातचीत का कंटेंट नहीं, बल्कि कौन, कब, कहां, किससे बात कर रहा है। हाँ, वो असल बातचीत से ज्यादा बता सकता है। वो आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा खींच सकता है। इस सब जानकारी से तो मन में बड़ी उथल-पुथल मच गई होगी। बहुत ज्यादा, खासकर जब आप जापान में थे। एक तरफ खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये पता था कि आपकी अपनी सरकार आपकी हर डिजिटल हरकत पर नजर रख सकती है। ये बहुत परेशान करने वाला एहसास था। ये तो आधुनिक तकनीक की ताकत और उसके गलत इस्तेमाल का बड़ा उदाहरण है। हाँ, इसकी तुलना आप इतिहास से कर सकते हैं, जैसे नाजी जर्मनी या सोवियत संघ ने जनगणना के डेटा का कैसे गलत इस्तेमाल किया था। फिर अमेरिका वापस आकर डेल के लिए काम करना, दोबारा सीआईए के साथ, पर इस बार एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे। हाँ, जिंदगी आरामदायक थी, पैसा अच्छा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानकारी का बोझ था। एक विरोधाभास था मतलब। बिल्कुल। प्राइवेट क्लाउड जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसे मजाक में फ्रैंकी कहते थे, पर यह सवाल हमेशा रहता था कि कहीं आप अनजाने में उसी निगरानी सिस्टम को और मजबूत तो नहीं कर रहे जिससे आप खुद असम्मत है। ये सब सोचने पे मजबूर करता है कि कहाँ तक व्यक्तिगत आराम और कहाँ तक नैतिक जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है, खासकर जब आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हो जिस पर आपको खुद शक हो। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे देश बदल गया था, या शायद दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम तकनीक, प्राइवेसी और हाँ, ज़मीर, इन सब के बीच के जो गहरे रिश्ते हैं उन पे थोड़ी बात करेंगे। ये जो बातें हैं, ये खुफिया एजेंसियों की बंद दुनिया के अनुभवों से निकली हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इन्हें आसान भाषा में समझें, जैसे बस आपस में बात कर रहे हो। बिल्कुल। और असल में मुद्दा यही है कि कैसे टेक्नोलॉजी एक निगरानी का मतलब एक बड़ा हथियार बन जाती है, और कैसे लोगों की जो निजता है, प्राइवेसी, वो दांव पर लगती है। और कैसे कभी-कभी किसी एक इंसान का ज़मीर उसे इतनी बड़ी ताकतवर संस्थाओं के सामने खड़ा कर देता है। हाँ, बिल्कुल। तो सोचिए, कोई है जो एक बहुत ही सीक्रेट जगह पर काम शुरू करता है। जैसे हवाई में एनएसए की एक फैसिलिटी है, उसे सुरंग कहते हैं। काम शुरू में लगता है बड़ा सीधा साधा है, डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना, शेयर पॉइंट एडमिन, लेकिन इसी से अनजाने में ही उसे बहुत सारी जानकारी तक पहुंच मिल जाती है। हाँ, और यहीं से वो जिज्ञासा शुरू होती है कि भाई ये इतना बड़ा जो निगरानी का सिस्टम है, ये काम कैसे करता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ना काफी नहीं था, समझना था कि ये पूरा ढांचा कैसे चल रहा है। अच्छा। और इसी सोच ने फिर हार्टबीट जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने को प्रेरित किया। ये सिस्टम क्या करता था कि वो एनएसए, सीआईए, एफबीआई, इन जैसी कई एजेंसियों से खुफिया दस्तावेज अपने आप खींच लेता था। अरे वाह, मतलब ये हार्टबीट सिस्टम एक तरह का खजाना बन गया जानकारी का। बिल्कुल। और बाद में जो खुलासे हुए, उनका एक बड़ा सोर्स यही था।
लेकिन मकसद सिर्फ ये जानना नहीं था कि किसकी जासूसी हो रही है ना? बल्कि ये समझना था कि कैसे हो रहा है ये सब। सही बात। और यहीं पर फिर प्रिज्म जैसे प्रोग्राम सामने आए। ये वो प्रोग्राम थे जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से, मतलब गूगल, फेसबुक, इनसे सीधे यूजर का डेटा ले लेते थे। सीधे कंपनियों से। और इसके अलावा अपस्ट्रीम कलेक्शन जैसी तकनीकें भी थीं। ये और भी खतरनाक थीं, क्योंकि ये इंटरनेट की जो मुख्य लाइनें हैं, जो केबल हैं, उनसे ही सीधे डेटा उठा लेती थी। मतलब जो भी जानकारी वहां से गुजर रही है वो सब। बाप रे। और इसके साथ ही टर्ब्यूलेंस जैसे टूल्स थे। सोचे, इसका एक हिस्सा टर्मोइल, वो इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखता था जैसे कोई अदृश्य पहरेदार। और दूसरा हिस्सा? वो क्या करता था? दूसरा हिस्सा टर्ब्यूलेंस, वो और भी आगे जाता था। जरूरत पड़ने पर वो किसी के कंप्यूटर या डिवाइस में सीधे घुसपैठ कर सकता था, मैलवेयर डालना या कंट्रोल लेना। मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि एक्शन लेना, दखल देना। हाँ बिल्कुल, एक्टिव इंटरवेंशन। तो जब ये सब पता चलता है कि ये चीजें तो शायद अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन जैसे बुनियादी अधिकारों के खिलाफ जा सकती हैं, जो कहता है कि सरकार बिना वजह तलाशी नहीं ले सकती, तब तो एक नैतिक सवाल खड़ा होता होगा। बिल्कुल, एक गहरा नैतिक संकट। क्योंकि आज के जमाने में हमारे कागजात और निजी सामान क्या हैं? वो हमारे फोन में है, कंप्यूटर में है, डिजिटल हैं। सही बात है। और ये दुविधा तब और बढ़ जाती है जब लगता है कि सरकार के तीनों अंग, संसद, अदालतें और कार्यपालिका, वो अपनी निगरानी की भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। इससे एक तरह का माहौल बनता है जिसे कहा गया दंड मुक्ति की संस्कृति। मतलब कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे में अंदरूनी चैनलों से शिकायत करना बेकार लगता है। तो फिर विसल ब्लोइंग यानी जानकारी को पब्लिक करना, वो शायद एक मजबूरी या एक कर्तव्य जैसा लगने लगता है। हाँ, लीक करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना। हाँ, कुछ ऐसा ही कि ये अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक ड्यूटी है। लेकिन ये फैसला लेना कि सब कुछ दांव पर लगा दो, अपनी निजी जिंदगी, रिश्ते, ये आसान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। योजना बनी कि दस्तावेजों के साथ दुनिया के सामने आना है। इसके लिए पत्रकार चाहिए थे, लेकिन बड़े मीडिया हाउस पर भी पूरा भरोसा नहीं था। पहले भी ऐसा हुआ था कि NYT जैसी संस्था ने एक बड़ी खबर, स्टेलर विंड, को काफी देर से छापा था। हाँ, इसीलिए फिर लॉरा पोएट्रास और ग्लेन ग्रीनवॉल जैसे पत्रकारों को चुना गया। वो पहले भी सरकार की निगरानी नीतियों पर लिखते रहे थे और खुद भी, मतलब, सरकार के निशाने पर थे एक तरह से। उनसे संपर्क कैसे साधा गुमनाम रहते हुए? बहुत मुश्किल तरीकों से। गुमनाम रहने के लिए वॉर ड्राइविंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल की गई। मतलब असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क ढूंढकर उनसे कम्युनिकेट करना, और टेल्स जैसा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया जो कंप्यूटर पर कोई निशान नहीं छोड़ता। फिर वो रीड राइट एग्जीक्यूट वाली योजना बनी। हार्ट बीट से दस्तावेज पढ़ना, रीड, उन्हें एक पुराने एयर गैप्ड कंप्यूटर पर लिखना, राइट, मतलब SD कार्ड में कॉपी करना एन्क्रिप्ट करके, और फिर उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालना है, एग्जीक्यूट। इसमें तो बहुत तनाव रहता होगा। वो रूबी क्यूब वाली बात भी शायद यहीं आती है। हाँ, ध्यान भटकाने और तनाव कम करने के लिए। पकड़े जाने का डर तो हर पल था, खासकर उन सिक्योरिटी चेक से गुजरते हुए। और एक बड़ा फैसला ये भी था कि दस्तावेजों से मेटा डेटा नहीं हटाया। क्यों? इससे तो पहचान का खतरा बढ़ गया होगा। हाँ, खतरा तो बढ़ा, लेकिन दस्तावेजों की प्रामाणिकता साबित करने के लिए ये जरूरी समझा गया। मतलब सार्वजनिक हित को निजी सुरक्षा से ऊपर रखा गया। यहाँ एन्क्रिप्शन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है ना? बिल्कुल। देखिए, कंप्यूटर में डिलीट दबाने से डेटा असल में मिटता नहीं है, वो बस रिकवरी के लिए मार्क हो जाता है। अच्छा। असली सुरक्षा एन्क्रिप्शन से मिलती है। वो जानकारी को एक ऐसे कोड में बदल देता है कि बिना सही की या चाबी के कोई उसे पढ़ ही नहीं सकता। और आजकल का एन्क्रिप्शन तो बहुत मजबूत होता है। हाँ, जैसे 4096 बिट एन्क्रिप्शन, उसे आज की तकनीक से तोड़ना लगभग नामुमकिन है। पत्रकारों के साथ सारा कम्युनिकेशन, सारे दस्तावेज, सब कुछ इसी तरह एन्क्रिप्टेड था। और चाबी का क्या? वो तो बहुत जरूरी चीज है। चाबी को भी सुरक्षित रखने के लिए उसे कई हिस्सों में बांटा गया और सिर्फ एक हिस्सा अपने पास रखा गया, बाकी हिस्से दूसरों के पास, ताकि कोई एक व्यक्ति पूरी जानकारी अनलॉक न कर सके। ये तो काफी सोचा समझा प्लान था। अच्छा, फिर निगरानी की हदों को और समझने के लिए क्या हुआ?
इसके लिए खुद एक एनालिस्ट की तरह काम किया गया। XK स्क्वाड जैसे टूल का इस्तेमाल करके देखा गया। ये एक तरह का सुपर गूगल था खुफिया जानकारी के लिए। सुपर गूगल मतलब ये किसी भी व्यक्ति की लगभग पूरी ऑनलाइन जिंदगी, ईमेल, चैट हिस्ट्री, ब्राउजिंग पैटर्न, सोशल मीडिया एक्टिविटी, सब कुछ एक जगह दिखा सकता था, बस कुछ कीवर्ड्स डालकर। ये तो बहुत ज्यादा पावर है। हाँ, और इसी दौरान इसके गलत इस्तेमाल के उदाहरण भी दिखे, जैसे लवेंट का जिक्र आता है। लवेंट ये क्या है? मतलब जब कोई एनालिस्ट अपने निजी मतलब के लिए, जैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या किसी पे क्रश है, उसकी जासूसी करने के लिए इन शक्तिशाली टूल्स का इस्तेमाल करे। ओह, ये तो बहुत बुरा है। और निर्दोष लोगों पर निगरानी का भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, जैसे एक इंडोनेशियाई बच्चे का वीडियो देखने का अनुभव, जो सिस्टम में कहीं से आ गया था। ये सब देखकर भावनात्मक बोझ बहुत बढ़ जाता था। समझ सकता हूँ। इसके बाद फिर निकलने की तैयारी हुई? हाँ, हवाई छोड़ने की तैयारी, बैंक खाते खाली करना, घर का सामान समेटना, खास लैपटॉप तैयार करना जिन पर सबूत थे, और फिर पत्रकारों से मिलने के लिए हांगकांग जाना। हांगकांग ही क्यों? शायद इसलिए कि वहां उस वक्त थोड़ी ज्यादा आजादी थी और चीन का प्रभाव भी था, जो शायद अमेरिकी दबाव को कुछ हद तक रोक सकता था। वहां पहुंचकर पत्रकारों का इंतजार करना, वो भी बहुत तनाव भरा रहा होगा। हाँ, और फिर जब खुलासे होने शुरू हुए तो सरकार की तरफ से चरित्र हनन की कोशिशें हुईं। उससे बचने के लिए खुद ही सामने आकर अपनी पहचान जाहिर करने का फैसला किया गया। हांगकांग में वकीलों और कुछ शरणार्थियों से भी मदद मिली, जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर अमेरिका ने जासूसी कानून के तहत आरोप लगा दिए और प्रत्यर्पण की मांग कर दी। तो वहां से भी निकलना पड़ा। हाँ, इक्वेडोर से शरण मांगी गई, और उस सफर में जो काफी जटिल था, विकीलीक्स की सारा हैरिसन ने मदद की। मॉस्को एयरपोर्ट पर काफी दिन फंसे रहना पड़ा। तो आज हमने तकनीक की जो दोधारी तलवार है, सरकारी गोपनीयता के जो पर्दे हैं, और एक व्यक्ति के ज़मीर की जो आवाज़ है, और ये पूरा निगरानी का जो आधुनिक जाल है, उसे समझने की कोशिश की। हाँ, ये एक बहुत बड़ी और उलझी हुई कहानी है। ये तो बस कुछ झलकियां थीं। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारी प्राइवेसी का मतलब क्या है, और हम नागरिक और संस्थाएं इनके बीच शक्ति का संतुलन कैसे बना रह सकता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। तो श्रोताओं को ये जानकारी कैसी लगी? क्या इसने सोचने पर मजबूर किया? क्या ये उपयोगी लगी? हमें ज़रूर बताएं। हम अपनी इस व्याख्या को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है।